नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम BA 5 सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के हम सेकंड पेपर को भी लेके आ चुके हैं। बच्चों कल आपका पेपर लगा हुआ है MGKVP का, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी वाराणसी का। तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को अटेंड कर ले। इसकी एक क्लास मैंने ऑलरेडी करा रखी है, आप दोनों क्लासों को आपको देख के जाना है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 75 का 75 पूरा आपका प्रश्न जो है इन्हीं दो पेपरों के माध्यम से आपका सोल्व हो जाएगा। एक इसकी ऑलरेडी मैंने क्लास करा रखी है मॉडल पेपर की, आशा करता हूँ आपने देखा भी होगा उसको। और आज की क्लास में हम MGKVP की स्पेशल क्लास करा रहे हैं दो पेपरों की, तो इसको भी आपको देख के जाना है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए सभी विद्यार्थी इस क्लास को अटेंड करके जाएंगे। वीडियो को शेयर करेंगे दोस्तों भाई से, सभी विद्यार्थी इस क्लास को जरूर अटेंड कर ले, जो कि यही कल आपके पेपर में छपने वाले हैं। पेपर आपका सोशियोलॉजी का जो सेकंड पेपर है इसमें आपको पढ़ना है। पेपर का आपका नेम है रिसर्च मेथोडोलॉजी इन सोशल साइंस, आपका पेपर का आपका नेम है, पेपर का आपका टाइटल है। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका जो है 75 नंबर का आपका ऑडिट होगा। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों को सोल्व करूंगा। इसमें टोटल बच्चों जो है 5 आपके क्वेश्चन आपके आएंगे, जो कि प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहेगा। तो इसमें जो है टोटल आपके जो कह सकते हो जो ये रहेगा सेक्शन है आपका 10 नंबर का रहेगा। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, आपका जो है जो पहला क्वेश्चन है कि सामाजिक अनुसंधान किसे कहते हैं। देखो, सामाजिक जो अनुसंधान पूछे या फिर सामाजिक शोध पूछे, क्योंकि अनुसंधान शोध एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ठीक है। चाहे सामाजिक शोध पूछे या फिर सामाजिक अनुसंधान पूछे तो आपको घबराना नहीं है, सेम टू सेम जो है आंसर आपको चिपका के आना है। तो सामाजिक अनुसंधान क्या है, इसके बारे में हम विस्तृत में चर्चा करेंगे कि इसकी परिभाषा, इसका विषय क्षेत्र क्या है, इसके महत्व क्या है, तो ये सब चीज़ें हम कराएंगे। उसके बाद देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है कि शोध जो है अभिकल्प क्या है। शोध अल्प पूछ ले, अभिकल्प पूछ ले, फिर अनुसंधान अभिकल्प पूछ ले, दोनों एक ही चीज़ है, ये क्या है। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है कि आंकड़ा संलग्न की गणना विधि से आप क्या समझते हैं। आंकड़ा संलग्न की जो जनगणना विधि है बच्चों, जनगणना विधि के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद है प्रश्नावली विधि क्या है बच्चों, प्रश्नावली क्या है, मतलब ये प्रश्नावली जो विधि है इसको हम समझेंगे। तो यहाँ से चारों क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले सामाजिक अनुसंधान क्या है, जिसको हम शोध भी कहते हैं, इसका अर्थ क्या है, इसका क्षेत्र क्या है और इसके जो है महत्व क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। मैं आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन है सामाजिक अनुसंधान वाला, कम से कम इससे संबंधित आपके एग्जाम में 15 से 20 नंबर का आपका क्वेश्चन फंसेगा, पूछ लेगा। इसका अर्थ क्या है सामाजिक अनुसंधान का, इसका जो है क्षेत्र पूछ सकता है, इसके महत्व भी पूछ सकता है। यहाँ से हम सब कराए दे रहे हैं। सबसे पहले सामाजिक अनुसंधान का अर्थ क्या होता है इसको समझ लीजिए। सामाजिक अनुसंधान जो है बच्चों 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है सामाजिक, सामाजिक मतलब होता है समाज का। सामाजिक का अर्थ क्या होता है, सामाजिक का अर्थ होता है कि समाज से संबंधित है। और अनुसंधान को हम अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं, जिसका अर्थ होता है कि पुनः खोज करना, मतलब समाज के बारे में पुनः खोज करना, इसी को हम क्या कहते हैं, सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब समाज से संबंधित किसी भी घटना का, समाज से संबंधित किसी भी घटना का, क्योंकि समाज में बहुत सारी घटनाएं आपकी होती रहती हैं, कहीं पर एक्सीडेंट हुआ, कहीं पर अन्य कोई घटना हुई है, जो है चोरी हुई है, मारपीट हुआ है, तो समाज में बहुत सारी घटनाएं आपकी होती हैं। तो जब समाज से संबंधित किसी भी घटना का हम किस तरह से क्रमबद्ध तरीके से बार बार खोज करते हैं, फिर उसके बारे में खोज किया जाता है, तो उसे भैया हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है इसकी। तो अंततः जो हम कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान का अर्थ है कि क्रमबद्ध विधियों के द्वारा सामाजिक घटनाओं से संबंधित नवीन ज्ञान प्राप्त करना, मतलब नया ज्ञान प्राप्त करना ही सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। बहुत ही सुंदर सी परिभाषा है, आपको कोई भी रट्टा नहीं मारना है, केवल क्वेश्चन को आपको समझना है। बहुत सारे विद्वान हैं जो कि इसकी परिभाषा को अपने शब्दों में बताने का प्रयास किया है, जैसे कि मौजार महोदय लिखते हैं कि सामाजिक घटनाओं व समस्याओं के संबंध में नए ज्ञान प्राप्त करने के लिए नई व्यवस्था व छानबीन को ही हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। अगली परिभाषा जो कि कुक महोदय जी लिखते हैं, ये कहते हैं कि किसी समस्या के संदर्भ में ईमानदारी, विस्तार और बुद्धिमानी से तत्वों और उसके अर्थ तथा उसकी उपयोगिता की खोज करना ही शोध है, मतलब अनुसंधान है। अगली परिभाषा से हिटनर जी लिखते हैं, परिभाषा चाहे जो भी बताए, सभी के कहने मतलब वही है कि समाज से संबंधित कोई भी घटना हो, उसका एक हम क्रमबद्ध तरीके से बार बार जब उसके बारे में जानकारी जो है करते हैं, ठीक है, शोध करते हैं, खोज करते हैं, इसी को हम शोध कहते हैं। फिर देखिएगा हिटनर लिखते हैं कि सामाजिक अनुबंध में मानव समूह के संबंध का अध्ययन
होता है, इसी को हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। मतलब जो है सामाजिक अनुसंधान क्या बच्चा, मानव समूह के संबंध का, क्योंकि मानव का जो मानव समूह है इसमें बहुत सारी घटनाएं आपकी होती रहती हैं, तो उसी के संबंधों का अध्ययन है, इसी को हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। अब इसकी जो विशेषता एग्जाम में काफी बार पूछा गया कि सामाजिक अनुसंधान की विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता समझ लो। इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे कि सामाजिक जीवन से संबंधित है। सामाजिक अनुसंधान बच्चों ये सामाजिक जीवन से संबंधित है, पहली इसकी विशेषता है। उसके बाद है विश्वसनीय ज्ञान की प्राप्ति, तो सामाजिक जो है अनुसंधान से हम विश्वसनीय जो ज्ञान है इसकी प्राप्ति हमको होती है। उसके बाद है सामाजिक प्रगति में सहायक, जो सामाजिक अनुसंधान है बच्चों ये सामाजिक प्रगति में सहायक भी है, हेल्प भी करता है। उसके बाद है नवीन और प्राचीन तत्वों की खोज, तो हम अनुसंधान के माध्यम से जो नवीन जानकारी है उसको हम एकत्र कर सकते हैं, उसके बारे में हम जान सकते हैं। उसके बाद अगली जो विशेषता है वैचारिक चरणों की पालन। उसके बाद अगला जो इसकी विशेषता है क्या है, इसका अध्ययन है। मतलब जो है कोई मान लो कोई घटना है, ये क्या है कैसे हुई है, तो इसका अध्ययन है। उसके बाद है तत्वों की भविष्यवाणी, ये भी इसकी विशेषता है। उसके बाद है समस्या की कारकों की खोज करना, कि समस्या जो है कैसे उत्पन्न हुई है, उसके पीछे कारणों को जो है खोज करना, ये भी इसकी जो है एक विशेषता है। उसके बाद समस्याओं के समाधान, बार बार उसके बारे में शोध करना, उसके बाद जो निष्कर्ष निकालना, ऐसे घटना कैसे हुई है उसका जो समाधान भी इसी के माध्यम से, सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। तो ये थी बच्चों इसकी विशेषताएं। अब यहाँ से इसका क्षेत्र आप समझ लीजिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो सामाजिक अनुसंधान का क्षेत्र जो है बहुत ही व्यापक है। व्यापक का मतलब होता है बच्चों बहुत ही बड़ा है और जटिल है। सभी प्रकार के सामाजिक घटनाएं जो हैं इसके अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। सामाजिक अनुसंधान का क्षेत्र जो है इस प्रकार है। पहला इसके हम बिंदुओं के माध्यम से समझें तो पहला है इसके अंतर्गत जो है नए सिद्धांतों से संबंधित अनुसंधान, जैसे कि सामाजिक अनुसंधान का क्षेत्र जो है उन विषयों के अध्ययन से संबंधित है जिनकी सहायता से अध्ययन के नए जो आयाम है उनको ढूंढा जा सके तथा नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जा सके। पहला ये इसका जो है क्षेत्र है। दूसरा है पुराने सिद्धांतों के सत्यापन से संबंधित अनुसंधान। सामाजिक अनुसंधान के द्वारा केवल नए सिद्धांतों का प्रतिपादन ही नहीं किया जाता है, बल्कि जो कभी पुराने जो सिद्धांत है उसकी भी जो है जांच की जा सकती है। आपने देखा होगा जैसे कि कोई मूवी वगैरह में कि कोई केस जो है पेंडिंग हो जाता है, फिर बंद हो जाता है, कुछ दिनों के बाद कोई उसके बारे में सुराग मिलती, फिर से इसको ओपन कर दिया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार ये भी है कि सिद्धांत ये क्या है, ये पुराने सिद्धांतों के सत्यापन से भी संबंधित है। अगला भी इसमें जो है कि द्वितीयक जो है तत्वों पर आधारित अनुसंधान। तो अनेक सामाजिक अनुसंधान इस प्रकार के होते हैं जिसमें किसी अलग अलग सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया जाता है, बल्कि विद्यमान सिद्धांतों के अंतर्गत ही द्वितीयक और एकत्र करके उनके विश्लेषण जो है किया जाता है। ठीक है। उसके बाद है प्रयोगात्मक जो पद्धति पर आधारित अनुसंधान। तो सामाजिक अनुसंधान एक उल्लेखनीय क्षेत्र प्रयोगात्मक जो पद्धति पर आधारित अनुसंधान कार्यों से संबंधित है ये। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान के उपयुक्त क्षेत्र से स्पष्ट होता है कि आज सामाजिक अनुसंधान का क्षेत्र जो निरंतर व्यापक होता जा रहा है, इसका क्षेत्र जो है बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ से इसके महत्व क्या है सामाजिक अनुसंधान के बच्चों, ये भी समझ लीजिए। इसका पहला महत्व है अज्ञानता का नाश। तो वैज्ञानिक ज्ञान से गलत ज्ञान का जो है विनाश हो जाता है। ठीक है। उसके बाद है ज्ञान की प्राप्ति। तो सामाजिक अनुसंधान से जो नवीन ज्ञान है वो हमको प्राप्त होता है, हमको ज्ञान प्राप्त होता है नवीन। उसके बाद है वैज्ञानिक अध्ययन। तो सामाजिक अनुसंधान का तीसरा जो महत्व है वो है सामाजिक समस्याओं के वैज्ञानिक अध्ययन विश्लेषण से संबंधित है। आधुनिक युग विज्ञान का युग है और इस युग में प्रत्येक अध्ययन को तब तक स्वीकार नहीं किया जाता है जब तक कि वह जो वैज्ञानिक आधार पर ना हो। ठीक है। उसके बाद अगला इसका महत्व है भविष्यवाणी करने में सहायक। तो सामाजिक अनुसंधान जो भविष्यवाणी करने में सहायक होता है और कभी कभी जो है समाज को भविष्य के बारे में जानकारी नहीं होती है, इस कारण समाज को आगे बढ़ने में जो है काफ़ी कठिनाई का अनुभव जो होता है। उसके बाद है अगला महत्व कि समाज कल्याण। तो समाज कल्याण जो है आधुनिक समाज की जरूरत होती है, इसमें भी काफ़ी योगदान ये देता है। उसके बाद है अगला महत्व है समाज सुधार में सहायक। तो सामाजिक शोध से प्राप्त ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग समाज सुधार प्रशासन में जो है इसका उपयोग किया जाता है, भी करते हैं। तो ये थे इसके बच्चों महत्व। अब यहाँ से
और भी यहाँ से लिखा हुआ है कि शोध क्या है, इसको भी समझ लीजिए। तो शोध क्या है, अभी मैंने आपको समझाया था कि सामाजिक क्योंकि अनुसंधान मतलब जो है शोध। तो शोध का अर्थ क्या होता है, किसी जो है चीज के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी घटना के बारे में, किसी वस्तु के बारे में खोज करना, पता लगाना और फिर से जो है उसको जांचना, उसी को बच्चों हम शोध कहते हैं। या जो है नया ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है। शोध को जो है अनुसंधान भी जो है कहा जाता है, जो भी मैंने आपको कराई। ठीक है, अब यहाँ से जो कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में था, जो कि पेपर में था कि शोध जो है अभिकल्प क्या है, इसको भी समझ लीजिए। जो कि शोध क्या है, किसी घटना के बारे में। शोध क्या है, किसी घटना के बारे में, किसी वस्तु के बारे में खोज करना, पता लगाना, फिर से जांच करना, ये होता है शोध। अब यहाँ से शोध अभिकल्प क्या है, तो शोधकर्ता के लिए समय समय पर दिशा निर्देश का एक काम करता है। शोध अल्प जो अभिकल्प है, इससे जो है शोध की सीमा, कार्य क्षेत्र जो है परिभाषित होता है, या जो है शोध प्रक्रिया में त्रुटियों को कम करने में मदद करता है और पूर्वाग्रह को जो है कम करने में जो है यह मदद करता है। मतलब जो है शोध जो अभिकल्प है, ये कोई भी जैसे कि शोध होता है उसमें जो गलतियां होती हैं, जो पूर्वाग्रह होता है, तो उसको जो है कम करने में जो है मदद करता है, गलतियों को कम करने में। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जनगणना जो है विधि क्या है बच्चों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो एक जो है सांख्यिकी जो है विधि है, जिसका उपयोग किसी आबादी या समूह के सदस्यों की संख्या, मतलब कितने जो है वहाँ किसी निश्चित भूभाग पर वहाँ पर व्यक्ति रह रहे हैं, कितनी महिला है, कितने पुरुष हैं, तो वही तो जनगणना विधि होती है। उसके गुण और अन्य विशेषताओं को जानने के लिए जो है इसका उपयोग हम किया जाता है। इसमें जो है पूरे जनसंख्या का सर्वेक्षण किया जाता है और सभी व्यक्तियों से जानकारी जो एकत्र की जाती है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है इसके बारे में। उसके बाद देखिएगा कि प्रश्नावली भैया क्या है, प्रश्नावली विधि, इसके गुण दोषों की भी जो विवेचना कीजिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है बनेगा। ठीक है, तो देखिएगा इसको भी। तो प्रश्नावली एक ऐसी जो है तालिका होती है जो किसी भी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करने में हमको मदद करती है। समानता, किसी विषय से संबंधित लोगों से जानकारी प्राप्त करने के लिए उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि आप कह सकते हो, जैसे कि किसी व्यक्ति के बारे में जानना हो, या फिर आपने न्यूज़ पे देखा होगा किसी व्यक्ति के राय के बारे में, या फिर कोई जो है डॉक्टर होता है तो किसी बीमारी के बारे में जानने के लिए उससे जो है काफ़ी जो होते हैं इंटरव्यू उसका जो लेते हैं, काफ़ी उनसे प्रश्न पूछते हैं कि ये कैसे बीमारी होती है, इससे हम कैसे बचा जा सके। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पूछते हैं। तो ठीक उसी प्रकार ये भी है। ये क्या है, ये किसी विषय से संबंधित लोगों से जानकारी प्राप्त करने के लिए उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नावली के अंतर्गत किसी भी विषय के अध्ययन से संबंधित प्रश्नों की एक सूची होती है, जिसे जो है डाक द्वारा सूचनादाताओं के पास जो है भेजा जाता है, जिनको सूचनादाता स्वयं भरकर पुनः जो है लौटाता है। इस विधि की खोज 1998 में लंदन सांख्यिकी सोसाइटी ने जो की थी। प्रश्नावली का निर्माण इस प्रकार किया जाता है जिसमें जो व्यक्ति के गुणों का मापन हो सके। प्रश्नावली का जो है प्रयोग व्यक्तिगत सामूहिक दोनों रूप में जो किया जाता है। ठीक है, यदि जो है प्रश्नावली का उपयोग समूह के लिए किया जाता है तो इससे समय, धन, श्रम की जो है बचत होती है। देखो बच्चों, कोई भी जैसे कि प्रश्नावली होती है, आपने देखा होगा स्कूल में, जैसे कि जब प्रैक्टिकल होता है तो जो टीचर आते हैं, कभी कभी क्या होता है एक एक स्टूडेंट को बुलाकर जो है जो प्रैक्टिकल ले लेते हैं। कभी कभी क्या है 2-3 लोगों को कहते हैं कि आओ, 2-3 लोग आओ, फिर उन्हीं से जो है प्रश्न करते हैं, 2-4 भी जो है उनको लौटा देते हैं, उनको नंबर दे देते हैं। ठीक उसी प्रकार ये भी जो है व्यक्तिगत होता है और समूह के रूप में जो है ये प्रश्नावली होता है। ठीक है, अब यहाँ से इसकी परिभाषा बहुत सारे विद्वानों ने दिया है अपने अपने शब्दों में, तो इनको भी यहाँ से हम समझेंगे। जैसे कि बोगार्ट्स महोदय लिखे हैं कि प्रश्नावली जो विभिन्न व्यक्तियों के उत्तर प्राप्त करने की, प्रश्नावली क्या है, विभिन्न व्यक्तियों से उत्तर प्राप्त करने की एक सूची होती है। उसके बाद अगली परिभाषा यहाँ से गुड एंड जो है हॉट के शब्दों में, सामान्य रूप से प्रश्नावली शब्द जो है प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें एक प्रपत्र का प्रयोग किया जाता है जिसे उत्तरदाता स्वयं जो है भरता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा डेविस लिखते हैं, डेविस एंड जॉनसन महोदय, ये कहते हैं कि प्रश्नावली जो प्रश्नों का व्यवस्थित एक समूह है जिसे जो एक निर्देशित जनसंख्या के उत्तर प्राप्त करने के लिए तैयार किया जाता है। तो इसको हम 2 प्रकार से भी देख सकते हैं, जैसे कि किसी से जो है जानकारी एकत्र करने के लिए, जैसे कि कोई आपका जो है आपके सामने क्वेश्चन पेपर रख दिया जाए, उसमें आपका जो है कुछ उसमें क्वेश्चन लिख दिए जाए,
तो उसके बारे में जो किसी को दिया जाए कि इसके जो है आंसर क्या होंगे, तो इस तरह से भी जो है हम कह सकते हो इसको भी प्रश्नावली ही कहा जाता है। ठीक है, चलेगा। मतलब जो है व्यक्तियों से जो है उत्तर प्राप्त करने की विधि है। अगला इसमें जो क्वेश्चन है कि आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा यहाँ से, तो आंकड़ों के यदि हम स्रोत की बात करें तो जो आंकड़े प्रथम मतलब होता है पहली बार व्यक्तिगत रूप से अथवा व्यक्तियों के समूह, संस्था या कोई संगठन के द्वारा जब एकत्र किए जाते हैं, इसको भैया हम प्राथमिक स्रोत कहते हैं या फिर कहलाते हैं आंकड़ों के। और दूसरी तरफ से जो आंकड़े किसी प्रकाशित अथवा अप्रकाशित संसाधनों के द्वारा एकत्र किए जाते हैं, उसको हम द्वितीयक जो स्रोत कहते हैं आंकड़ों के। ठीक है, तो ये थे आंकड़ों के स्रोत। अब यहाँ से सेक्शन आपका बी आपका स्टार्ट हो गया। इसके हम प्रश्नों की बात करें, इसमें टोटल बच्चों जो है 8 आपके क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, जिसमें से केवल आपको 5 क्वेश्चनों का ही आपको आंसर देना पड़ेगा। 3 आपके प्रश्न आपके एक्स्ट्रा रहेंगे, काफी अच्छी बात है। चलेगा, देखिएगा इसमें है पहला क्वेश्चन कि सामाजिक अनुसंधान क्या है। मैंने अभी आपको शुरुआत में इसके महत्व मैंने आपको बताया, इसकी विशेषता बताई, इसका क्षेत्र बताया, इसकी परिभाषा बताई है। तो यहाँ से फिर भी हम इसके महत्व को एक बार देखेंगे। तो इसके महत्व क्या है, जिससे कि अज्ञानता का जो है नाश। तो ये जो है वैज्ञानिक ज्ञान से जो गलत ज्ञान है उसका ही विनाश हो जाता है। उसके बाद है ज्ञान की प्राप्ति। तो सामाजिक अनुसंधान से नवीन ज्ञान मिलता है हमको। उसके बाद दूसरा जो महत्व है वैज्ञानिक अध्ययन। तो सामाजिक अनुसंधान का जो तीसरा महत्व है सामाजिक समस्याओं के वैज्ञानिक अध्ययन पर और उसके विश्लेषण से संबंधित है। आधुनिक युग विज्ञान का युग है और इस युग में प्रत्येक अध्ययन को तब तक स्वीकार नहीं किया जाता है जब तक कि वह वैज्ञानिक आधार पर ना हो। मतलब कोई भी घटना जो है जब तक वैज्ञानिक उसके पीछे रीजन नहीं पता कर लिया जाता है तब तक जो है उसको स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि आज का युग जो है वैज्ञानिक युग है। उसके बाद है भविष्यवाणी करने में सहायक। तो सामाजिक अनुसंधान जो भविष्यवाणी करने में ये सहायक होता है। और कभी कभी जो है समाज को भविष्य के बारे में जानकारी नहीं होती है और इस कारण जो है समाज को आगे बढ़ने में कठिनाई का अनुभव होता है। उसके बाद है समाज कल्याण। तो समाज कल्याण जो कि आधुनिक समाज की जरूरत होती है, इसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है सामाजिक अनुसंधान। उसके बाद है कि सामाजिक शोध से प्राप्त मतलब समाज सुधार में सहायक। तो सामाजिक शोध से प्राप्त जो ज्ञान है, ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग समाज सुधारक प्रशासन जो है करते हैं। ठीक है, अगला फिर इसमें क्वेश्चन बच्चों की उपकल्पना क्या है। ठीक है, उपकल्पना क्या है, इसके स्रोत हम समझेंगे। उसके बाद है निदानात्मक जो अनुसंधान क्या है, इसको भी हम समझेंगे दोनों क्वेश्चनों को। तो सबसे पहले बच्चों उपकल्पना क्या है। देखो बच्चों, उपकल्पना और परिकल्पना दोनों को यहाँ से समझ लीजिए, कोई भी पूछ सकता है। उपकल्पना और परिकल्पना, देखो परिकल्पना क्या होती है सबसे पहले इसको समझो। तो परिकल्पना का शाब्दिक अर्थ है कि पूर्व चिंतन। पूर्व मतलब होता है पहले की चिंतन, मतलब पहले ही कल्पना करना, पूर्व की जो है चिंतन। मतलब जो है परिकल्पना मतलब होता है जैसे कि हम आप सामने खड़े हैं, आपसे हम कोई भी जो है आपके बारे में हम जानकारी ना एकत्र करें और हम बता दें कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, खराब है। ठीक है, तो इस तरह से पहले से ही अनुमान लगा लेना कि व्यक्ति कैसा है, उसी को हम परिकल्पना कहते हैं। वह जो है चिंतन जो अनुसंधान से पहले किया जाता है। देखो अनुसंधान जो है जैसे कि किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी जो किया जाता है, जो है उसके बारे में जानकारी एकत्र किया जाता है, खोज किया जाता है कि व्यक्ति कैसा है, उसको अनुसंधान कहते हैं। लेकिन परिकल्पना क्या है, ये अनुसंधान से बच्चों पहले किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया है, कोई स्टूडेंट है उसके बारे में आप कोई जान पड़ताल ना करो, कोई छानबीन ना करो, ऐसे ही बता दो कि जो है विद्यार्थी ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाता है। तो ये जो है क्या होता है, परिकल्पना होता है। मतलब पहले ही जो है एक मन में धारणा बना लेना, अभी पहले ही जो है किसी चीज़ का जो है कह सकते हो एक कल्पना बना लेना कि ये व्यक्ति ऐसा होगा, इस तरह से होगा, उसी को हम परिकल्पना कहते हैं, जिसको हम पूर्व चिंतन कहते हैं। ठीक है, मतलब वह चिंतन जो अनुसंधान से पहले किया जाता है वो जो है उपकल्पना कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपको लिखना है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। परिकल्पना का मतलब होता है पूर्व चिंतन होता है और वह चिंतन जो अनुसंधान से पहले किया जाता है उपकल्पना कहलाता है। इस तरह से परिभाषा आपको जो है लिखना है। यहाँ से और भी लिखा हुआ है कि वैज्ञानिक पद्धति के विभिन्न चरणों में
उपकल्पना का प्रथम स्थान आता है। यह जो वैज्ञानिक मानता है कि परिकल्पना से ही अध्ययन शुरू होता है और परिकल्पना के साथ ही जो है अध्ययन जो है समाप्त होता है। इसके लिए हम परिभाषा की बात करें उपकल्पना की, तो बहुत सारे विद्वानों ने इसकी परिभाषा को स्पष्ट किया है कि उपकल्पना जो इस बात का वर्णन करती है कि हम आगे क्या देखते हैं। एक जो है उपकल्पना भविष्य की ओर जो है देखती है, या सही भी सिद्ध हो सकती है और गलत भी सिद्ध हो सकती है। जैसे कि हम किसी के बारे में कल्पना बच्चों बनाएं कि अभी एक अंदाजा बना ले कि हम हो सकता है हमारी नौकरी जो है हम अच्छी मेहनत कर रहे हैं 2 साल में हमारी नौकरी लग जाएगी, तो ये भैया सिद्ध भी हो सकती है, आपकी भविष्यवाणी गलत भी हो सकती है। अगले भी इसकी परिभाषा है जो कि बर्ग लिखते हैं कि उपकल्पना एक जो है काम चलाओ निष्कर्ष है जिसके सत्यता की परीक्षा अभी बाकी है। मतलब जो है उपकल्पना क्या है भैया, उपकल्पना बच्चों जो है जैसे कि ये काम चलो निष्कर्ष है। जैसे कि हम कह दें हम अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, हम तो पास हो जाएंगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे, लेकिन ये काम चलो निष्कर्ष है जिसकी सत्यता की परीक्षा तो पेपर देने के बाद, रिजल्ट आने के बाद ही इसकी सत्यता की परीक्षा होगी। अगली परिभाषा पीएच मन्य जी लिखते हैं कि उपकल्पना एक काम चलाओ अनुमान है। सभी का कहना मतलब वही है। अब यहाँ से बच्चों उपकल्पना के प्रकार, इसका वर्गीकरण समझ लीजिए। इसका पहला जो प्रकार है बच्चों सरल जो है उपकल्पना, या जो है वह उपकल्पना है जो जटिल ना होकर के सरल होती है। उसके बाद है जटिल उपकल्पना, तो यह जो है उपकल्पना जो कह सकते हो जटिल होती है। उसके बाद है अनुभावित उपकल्पना, तो यह जो है वे कल्पनाएं हैं जिसका संबंध समानता जीवन में प्रचलित विचार एवं व्यवहारों से होता है। जैसे जैसे ग्रामीण शहरी क्षेत्र में विवाह संबंधित उम्र कम या अधिक है, इसे जो है सभी जानते हैं, मानते हैं, और यह सत्य है और असत्य कुछ भी सिद्ध हो सकती है। ठीक है। उसके बाद है कार्यकारी उपकल्पना, तो यह जो है अनुसंधानकर्ता के प्रारंभिक अनुमान है उस पर आधारित है। जब उपकल्पना को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं होती है तो इसका जो है निर्माण होता है कार्यकारी उपकल्पना का। उसके बाद है अनुसंधान जो उपकल्पना, तो यह जो है 2 या 2 से अधिक चरणों के मध्य अनुमान पर आधारित संबंधों को व्यक्त करती है। उसके बाद है नकारात्मक जो है उपकल्पना, तो इसमें जो है दो चरों के मध्य नकारात्मक सहसमंजस्य प्रकट किया जाता है। जैसे कि अशिक्षा का कारण जो है गरीबी होती है। उसके बाद है शून्य उपकल्पना, तो इसका अर्थ यह होता है कि शून्य या नहीं 2 चरों के बीच कोई संबंध नहीं होता, इसी को हम शून्य उपकल्पना कहते हैं। उसके बाद है वैकल्पिक जो है उपकल्पना, तो यह जो है 2 परिकल्पनाओं का समूह होता है। उसके बाद है सांख्यिकीय उपकल्पना, तो यह जो है गणितीय उपकल्पना जिसमें जो संख्या का बोध होता है उसी को हम उपकल्पना कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ से अगला जो इसमें क्वेश्चन है कि निदानात्मक जो है शोध क्या है, इसका महत्व क्या है, भी हम यहाँ से समझेंगे। तो निदानात्मक जो है शोध क्या है इसको समझो सबसे पहले। तो इसका मतलब यह होता है कि समस्याओं की पहचान करना, जांच करना, उसका विश्लेषण करके उनके कारणों का पता लगाने का प्रयास करना, इसी को हम निदानात्मक जो शोध कहते हैं। जैसे कि आप दवा लेने जाते हैं डॉक्टर के पास, तो आपको जो है हाथ पकड़ता है कि बुखार है क्या, तो वो उसी प्रकार से समस्या को पहले जो है उसको पहचानता है कि आपको हुआ क्या है, आप बताते हैं, तो उसी प्रकार जो दवा देता है ताकि आप जो ठीक हो सको। ठीक उसी प्रकार यदि हम दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे कि मान लो किसी जो है स्थान पर ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो आखिर कैसे एक्सीडेंट हो रहा है, इसका कारण क्या है, कारण की पहचान करना, उसके लिए जो सारी व्यवस्था करना कि आखिर क्यों एक्सीडेंट हो रहे हैं। ठीक है। तो इसी को हम निदानात्मक भैया शोध कहते हैं। इसे जो है कई जो है तरीके से संचालित जो किया जाता है। चिकित्सा में जो है निदान संबंधी शोध एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, या जो बीमारियों का जल्द पता लगाने, जैसे कि डॉक्टर जो है कोई बीमारी आपको हो गई तो उसका पता लगाने, बीमारी को रोकने, उपचार को व्यक्तिगत बनाने में जो है मदद ये करता है। ठीक है। यहाँ से इसके हम महत्व की बात करें बच्चों, तो समस्या की पहचान करना है, तो यह जो उन मुद्दों और समस्याओं को उजागर करता है जिन्हें हल करने की आवश्यकता है, जिससे सही दिशा में काम किया जा सके। उसके बाद अगला जिसका महत्व है गहन जो है समझ, तो यह जो है समस्या की प्रकृति, उसकी जटिलता, अंतर्निहित कारकों की गहरी जानकारी देता है जो प्रभावी समाधानों के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद है अंतर का विश्लेषण, तो यह जो है लक्ष्यों
और जो वर्तमान स्थिति के बीच अंतर को दर्शाता है, जिससे प्राथमिकताओं का निर्धारण और सुधारात्मक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में जो है मदद मिलती है। उसके बाद है प्रभावी जो है समाधान। दिया जाए समस्याओं के सटीक निदान के बाद व्यवहारिक और उपयोगी समाधान सुझाने में मदद करता है, जैसे नई दवाओं और उपचारों का विकास। उसके बाद अगला जो महत्व है नीति और जो है निर्णय में सहायक। तो यह जो है साक्ष्य आधारित निष्कर्ष और सिफारिश हैं, ये सिफारिशें होती हैं उसको प्रदान करती हैं, और रणनीतिक और जो है नीतिगत निर्णय के लिए आधार भी जो है बनते हैं। उसके बाद अगला इसका महत्व है प्रारंभिक जो है हस्तक्षेप। या जो उभरती समस्याओं रुझानों का शुरुआती चरण में पता लगाकर उसके गंभीर होने से पहले ही उसको कह सकते हो उस पर हस्तक्षेप संभव बनता है इसके कारण। उसके बाद है मूल्यांकन। तो यह जो है मौजूदा नीतियों प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है, जिससे जो है उसे बेहतर जो है बनाने में मदद मिलती है। उसके बाद है अनुसंधान का आधार। तो यह जो है आगे के शोध जो होते हैं इसके लिए जो एक आधार रेखा स्थापित करती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, जैसे कि स्वास्थ्य, तो यह जो है किसी बीमारी के कारणों को जो है समझने, एक जो है निदान मतलब के तरीके खोजने, उपचार की प्रभावशीलता, उसकी सुरक्षा को परखने में मदद करता है, जिससे जो रोगी के जो परिणाम है उसमें सुधार किया जा सके। उसके बाद यदि हम शिक्षा का उदाहरण लें, तो यह जो है छात्रों की सीखने की जरूरतें, कठिनाइयों का निदान करता है, जिससे शिक्षक जो है व्यक्तिगत शिक्षण योजनाएं बना सके और छात्रों को बेहतर अनुभव जो है प्रदान कर सके या फिर कर सकते हैं इसके माध्यम से। तो संक्षेप में यदि हम कहें तो निदानात्मक जो अनुसंधान है ये समस्या समाधान प्रक्रिया की नींव है, जो हमें समस्या को समझने से लेकर के उसे हल करने तक के हर कदम पर सही दिशा दिखाता है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना बच्चों। फिर है सामाजिक अनुसंधान में अवलोकन जो विधि है ऑब्जर्वेशन, इसके गुण दोषों की आपको विवेचना करना है ऑब्जर्वेशन की। ठीक है, उसके बाद है सामाजिक अनुसंधान में जो साक्षात्कार है, जो इंटरव्यू है, इसके गुण दोष हम देखेंगे। तो दोनों क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे कि अवलोकन क्या है भैया, अवलोकन विधि या फिर जो है परीक्षण विधि। यहाँ से दो क्वेश्चन समझ लीजिए बच्चों। अब एग्जाम में जो है कभी कभी परीक्षण विधि पूछता है और कभी कभी जो अवलोकन विधि पूछता है। भैया दोनों एक ही चीज है। ठीक है, देखिएगा इसका आंसर देखो। किसी मनुष्य के द्वारा किसी चीज को आंखों से देखना, उसके बारे में सोचना, उसको समझना, उसको जानना, ये क्या है, प्रेक्षण कहलाता है, प्रेक्षण होता है, मतलब ऑब्जर्वेशन अवलोकन होता है। इसका मतलब यह है कि जब हम किसी मनुष्य को देखकर उसके व्यवहारों का अध्ययन करते हैं तो उसको हम अवलोकन या जो प्रेक्षण कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी व्यक्ति के बारे में, किसी व्यक्ति को देखकर उसके व्यवहार का जब हम अध्ययन करते हैं उसी को हम अवलोकन विधि कहते हैं, ऑब्जर्वेशन हम मेथड कहते हैं। बच्चों ये जो ऑब्जर्वेशन है दो प्रकार की होती है, प्रेक्षण जो विधि है ये दो प्रकार की होती है। एक होती है सहभागी परीक्षण। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि सहभागी जो है प्रेक्षण क्या है या फिर सहभागी जो है अवलोकन क्या है। तो प्रेक्षण पूछे या फिर अवलोकन पूछे, अभी मैंने आपको फिर मैं बता दे रहा हूं कि प्रेक्षण पूछे बच्चों या फिर अवलोकन पूछे, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो सहभागी परीक्षण क्या है, तो जब हम किसी टीम के साथ मिलकर, मतलब कोई हम कार्य करें एक टीम बनाकर, तो उसे जो है सहभागी परीक्षण हम कहते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें जिस समूह के लोगों का अध्ययन करना है, मान लो जो है हमको एक गांव का अध्ययन करना है, तो हम अकेले ना जाकर के हम अपना एक ग्रुप बना ले और जाए अध्ययन कर ले पूरा गांव का, तो इसको भैया हम सहभागी जो है परीक्षण कहते हैं। ठीक है, मतलब इसका है कि इनमें से हमें जिस समूह के लोगों का अध्ययन करना है तो हम उसमें शामिल होकर के उनके व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, इसी को जो है हम सहभागी जो है परीक्षण कहते हैं। इसमें जो है वहां पर जाकर उनका जो अध्ययन करना है बच्चों, उन्हीं की उसी में शामिल होकर के। उसके बाद हाँ, इसके एग्जाम्पल और दिए हुए हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि किसी कंपनी में काम करके वहां सभी मनुष्य को निरीक्षण करना, जैसे कि आप किसी कंपनी में काम करने लग जाओ वहां पर, तो वहां पर आप वहां का उसका कह सकते हो निरीक्षण कर सकते हैं कि और जितने भी व्यक्ति हैं कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा उदाहरण है कि मैं किसी एक क्लास का स्टूडेंट हूं और मैं उस क्लास के सभी स्टूडेंट के व्यवहार का अध्ययन उसके समूह में शामिल होकर करता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल
आप जो है स्कूल में पढ़ते थे, हाई स्कूल इंटर में, जो कि रेगुलर क्लास से करते थे, तो आप सभी स्टूडेंट को जान रहे होते हैं कि कौन कितना पढ़ने में तेज है। तो ये होता भैया सहभागी परीक्षण, ठीक है। उनके बीच में उपस्थित होकर उनके बारे में जानकारी एकत्र करना। अगला भी इसमें भैया जो प्रकार है असहभागी परीक्षण है, ठीक है। जब हम बिना किसी टीम के साथ मिलकर मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, उसको हम भैया असहभागी परीक्षण कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जहां हम मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन बिना किसी समूह में शामिल हुए करते हैं, ठीक है। इसके दो एग्जाम्पल की हम बात करें, उदाहरण के लिए जैसे कि मैं एक टीचर हूं और मैंने दूर खड़े होकर के अपने स्टूडेंट का अध्ययन किया, जिससे मुझे जो है यह पता चला कि मेरा स्टूडेंट जो है राम पढ़ने में बहुत इच्छुक है, ठीक है। दूसरे से जानकारी लेना, तो ये भैया दो प्रकार की होती है। अब यहाँ से बच्चों अवलोकन के विधि के गुण क्या है भैया, तो सरल एवं जो प्राथमिक पद्धति पहला इसका गुण है। यथार्थ विश्वसनीयता इसमें होती है। उपकल्पना के निर्माण में सहायता करता है। और सर्वाधिक जो प्रचलित विधि है। सत्यापन की सुविधा इसमें, निरंतर उपयोग की इसमें सुविधा है। यदि हम इसके अवलोकन के बच्चों, यदि हम दोष की बात करें, अवलोकन के दोष की, तो ये जो है ज्ञानेंद्रियों की सीमाएं, व्यवहार की कृत्रिमता, पक्षपात की भावना और कुछ जो अध्ययनों में अनुपयुक्त जो है साबित होती है। तो इसके भैया क्या है, दोष है। अब यहाँ से बच्चों साक्षात्कार क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसको समझेंगे। देखो साक्षात्कार को बच्चों हम इंग्लिश में इंटरव्यू कहते हैं, इसको हम इंग्लिश में इंटरव्यू कहते हैं। तो साक्षात्कार जो शब्द है अंग्रेजी शब्द इंटरव्यू का हिंदी रूपांतरण है। और इंटरव्यू जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इंटर प्लस व्यू। इंटर का बच्चों अर्थ होता है आंतरिक, व्यू का अर्थ होता है अवलोकन करना, ठीक है, मतलब देखना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साक्षात्कार का शाब्दिक अर्थ हुआ आंतरिक जो है अवलोकन करना ही क्या है, साक्षात्कार है, ठीक है। तो दूसरे शब्दों में हम कहें तो समानता जो है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किसी विशेष उद्देश्य में आमने सामने की बातचीत को साक्षात्कार जो है कहा जाता है, ठीक है। और साक्षात्कार एक जो कि मौखिक प्रश्नावली है, जिसमें हम किसी भी व्यक्ति के विचारों को लिखने के बजाय उसके सम्मुख जो है रहकर बातचीत करके जो है प्राप्त करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा इंटरव्यू होता है टीवी वगैरह पर, आपने देखा होगा, तो आमने सामने जो है क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है। ये भैया इंटरव्यू है। बहुत सारी इसकी परिभाषा विद्वानों ने लिखा है, जैसे कि गुडे जो है हर्ट महोदय लिखते हैं कि साक्षात्कार जो है मूल रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। अगली परिभाषा जो कि चोपलिंग लिखते हैं कि साक्षात्कार जो है आमने सामने होने वाला वार्तालाप है। साक्षात्कार क्या है भैया, आमने सामने जो होने वाली जो बातचीत होती है, जो वार्तालाप होता है, उसी को हम साक्षात्कार कहते हैं, जिसका उद्देश्य जो है तथ्यपूर्ण सूचना प्राप्त करना होता है। अब यहाँ से बच्चों इसके हम विशेषताओं की बात करें। देखो जो विशेषताएं होती हैं, विशेषताओं को हम गुण भी कहते हैं। तो इसकी अब विशेषता समझिएगा। पहली इसकी विशेषता है कि सभी स्तर के लोगों में सूचना प्राप्ति। तो इंटरव्यू के द्वारा शिक्षित, अशिक्षित तथा विभिन्न संस्कृतियों से संबंधित सभी प्रकार के लोगों से संपर्क कर सूचनाओं प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि इंटरव्यू करता प्रश्नों को उनकी बुद्धि एवं स्तर के अनुसार जो है समझाकर वांछित उत्तर प्राप्त जो है कर सकता है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि न्यूज़ चैनल वगैरह पे, तो जैसे कि कोई डॉक्टर वगैरह को आमंत्रित करते हैं बीमारी से बचने के लिए, तो उनसे उसी प्रकार से सवाल पूछते थे, जितने लोग इससे बीमारी से जो कि पीड़ित हैं तो उसका निदान जो है पा सकते हैं, उससे बचाव कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी इसकी विशेषता है कि भूतकालीन घटनाओं का अध्ययन। तो इंटरव्यू के द्वारा भूतकाल में घटनाओं, उसके प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है, क्योंकि कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिनकी दोबारा घटित होना असंभव है। उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें उन लोगों का इंटरव्यू जो है लेना होगा जिन्होंने उसे घटना को देखा है। जैसे कि आपने देखा होगा मूवी वगैरह में, या फिर जो है जहाँ पर कोई दुर्घटना हो गई तो वहाँ पर जो लोग खड़े होते हैं या फिर जो लोग देख रहे होते हैं कि गाड़ी कैसे पलटी है, तो उन्हीं के माध्यम से हम पूर्ण जो भूतकालीन जो घटना है उसके बारे में जानकारी एकत्र कर सकते हैं और उससे संबंधित रहे, अर्थात जो है प्रभावित हुए। जैसे कि भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जिन जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा,
यह बात हम लोगों के साथ इंटरव्यू के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं जो स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए थे। जैसे कि आज़ादी जैसे कि जो है दिलाई थी जिसने, तो भैया हम तो बता नहीं सकते हैं, जो व्यक्ति आज़ादी के समय उसमें लड़ा था वही व्यक्ति इसके बारे में कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ा, तो वही व्यक्ति हमको सही सही जानकारी दे सकता है। ठीक है। उसके बाद अगली इसकी विशेषता है अमूर्त घटनाओं का अध्ययन। तो इंटरव्यू के द्वारा हम अमूर्त और अदृश्य घटनाओं का अध्ययन भी कर सकते हैं। अदृश्य मतलब जो हम देख नहीं सकते हैं। उसके बाद है पारस्परिक जो है प्रेरणा। इंटरव्यू के काम में कम से कम दो व्यक्ति आमने सामने होते हैं, अतः वे जो है पारस्परिक एक दूसरे को प्रेरित, प्रोत्साहित और प्रभावित करते हैं। अगली भी विशेषता है सूचनाओं का जो है सत्यापन। तो इंटरव्यू में जो है सूचनादाता के द्वारा दी गई सूचनाओं को विश्वसनीयता, सत्यता इंटरव्यू के दौरान ही ज्ञात की जा सकती है। उसके बाद अगली विशेषता अलग अलग जो सूचनाओं की प्राप्ति। तो इंटरव्यू के द्वारा विभिन्न प्रकार के सूचनादाताओं से कई प्रकार की सूचना प्राप्त की जा सकती है, जैसे इसकी विशेषता भी है। फिर है सामाजिक अनुसंधान में वर्गीकरण क्या है भैया, वर्गीकरण को हम समझेंगे, क्लासिफिकेशन क्या है, इसका उद्देश्य। फिर है माध्यिका से आप क्या समझते हैं, इसकी गणना जो कैसे करते हैं हम समझाएंगे। चित्रों की उपयोगिता क्या है, इसको भी यहाँ से हम समझेंगे। सबसे पहले बच्चों माध्य क्या होता है, माध्य, माध्यिका, बहुलक, हम तीनों को यहाँ से कराए दे रहे हैं। वैसे तो माध्य आपके पेपर में पूछा था, लेकिन हम तीनों कराए दे रहे हैं, हो सकता है कोई भी पूछ ले। तो माध्य क्या, इसको समझो। तो माध्य जो है किसी डेटा सेट का औसत होता है। औसत मतलब होता है एवरेज होता है, और इसकी जो है गणना सभी संख्याओं को जोड़कर फिर उस संख्या के योग की कुल संख्या से विभाजित करके की जाती है। बच्चों माध्य जो होता है पदों की योग बटे पदों की संख्या, आपने सूत्र पढ़ा होगा। तो पदों की योग बटे पदों की संख्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है कि 8, 9, 5, 6 और 7, तो पदों को हम योग कर ले, सभी को हम जोड़ ले, और कितने इसमें पद है बच्चों को, 5 है, तो जो कि 35 आया, 35 के हम क्या है 5 से भाग दे दें, कितना आ जाएगा, 5 7 35, तो इसी को भैया हम माध्य कहते हैं। ठीक है। चलो अगला देखो। अब माध्य आपको एग्जाम में पूछेगा तो आपको निकाल लेना, ठीक है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब इसमें माध्यिका क्या होती है, इसको बच्चों समझ लीजिए। ठीक है। तो माध्यिका जो है किसी क्रमबद्ध आरोही या फिर अवरोही डेटा सेट के मध्य का मान होता है। मध्य का मतलब क्या होता है, मिडिल का मान, बीच का मान। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके सामने एक एग्जांपल हम रख दें, जैसे कि दिया हुआ है कि 2, 4, 5, 7 और जो है 9, तो मध्यमान क्या है, मतलब बीच में जो मान होता है उसी को हम मध्यमान कहते हैं। ठीक है। चलो अगला देखो। फिर ये तो ये मान हो गया है, लेकिन मान लो ये 5 संख्याएं दी हुई हैं, हो सकता है 6 संख्याएं पूछ ले या फिर 4 संख्याएं पूछ ले, जैसे कि 2 और जो है 4, 6 और जो है 8 पूछ ले। तो अब इसको कैसे ज्ञात करोगे बच्चों, तो यदि दो संख्या जो कि सम संख्याएं जब हों, 4 ही संख्याएं हो, तो इसका जो आप ज्ञात करोगे कैसे करोगे माध्यिका। तो इसके लिए बच्चों आपको क्या करना है, इसके लिए आपको करना क्या है, बीच की जो दो संख्या है इनको जोड़ लेना है। 4 + 6 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और इसको 2 से भाग दे देना है, तो क्या आ जाएगा, तो इसका जो है ये निकल आएगा। जो कि विषम संख्याओं के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सम संख्याओं के लिए जो है ये दिक्कत हो सकती है। इसके लिए बहुलक क्या होता है, इसको समझ लीजिए। बहुलक मतलब जो है किसी श्रेणी में किसी अंकों के जो है सेट में, बहुलक मतलब होता है जो अंक अधिक बार आए, मतलब बहुलक जो है सेट की वह संख्या है जो सबसे अधिक बार दिखाई देती है, उसी को हम बहुलक कहते हैं। जैसे कि हम लिख दें यहाँ पर कि 1, 2, 4, उसके बाद जो है 6 लिख दे, 8 लिख दे, फिर आप 6 जो कि 4 लिख दे। तो बहुलक इसमें क्या है बच्चों, तो 4 इसमें 2 बार है, तो ये इसका बहुलक हो जाएगा। जो संख्या में अधिक बार आएगा उसी को हम बहुलक कहते हैं। ठीक है। जैसे कि ये एग्जांपल दिया हुआ है, 1 है, 2, फिर 2 है, 3, 4, 2, इसके बाद 5, इसके बाद 1। तो बच्चों इसमें जो है 1 जो है 2 बार आया है और 2 जो है 3 बार आया, तो इसमें बहुलक जो है 2 होगा। ठीक है, क्योंकि ये 3 बार आया है। तो आशा करता हूँ आपको माध्यिका का बहुलक पता हो गया होगा। अब यहाँ से चित्रों की उपयोगिता क्या बच्चों, इसको भी समझ लीजिए। तो इसकी जो उपयोगिता है बच्चों, संदेश को स्पष्ट करना। तो चित्र जो है किसी भी विषय या जानकारी को समझने में जो है हमको मदद करते हैं, और वे जटिल विचारों को सरल स्पष्ट रूप से जो है प्रस्तुत करते हैं। अगली इसकी उपयोगिता है ध्यान आकर्षित करना। तो चित्र जो है पाठकों, दर्शकों का ध्यान आकर्षित करते हैं,
जिससे वे विषय में रुचि लेते हैं। उसके बाद है स्मरण शक्ति बढ़ाना। तो चित्रों के माध्यम से जानकारी को याद करना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि वे दिमाग में लंबे समय तक जो है बनी रहती है। उसके बाद है सूचना का संक्षिप्त जो है प्रस्तुतिकरण। तो चित्र जो है बड़ी मात्रा में जानकारी को संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसे कि चार्ट, ग्राफ। उसके बाद है सहजता को समझना, सहजता से समझना। तो चित्र भाषा की बाधाओं को पार कर सकते हैं और विभिन्न भाषाओं के लोगों के लिए जानकारी को समझाना काफ़ी आसान होता है। उसके बाद रचनात्मक और कल्पना को बढ़ावा देना। तो चित्रों के माध्यम से व्यक्ति की कल्पना, रचनात्मक सोच को जो है प्रोत्साहन मिलता है। उसके बाद है उपयोगिता के लिए शिक्षा में सहायक। तो शिक्षण में चित्रों का उपयोग विषय को रोचक, प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। उसके बाद है संचार में सहायता। तो चित्रों के माध्यम से विचारों, भावनाओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। तो ये थे बच्चों इसकी उपयोगिता। अब यहाँ से सेक्शन आपका सी आ गया है। इसमें टोटल आपके 4 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 2 ही क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। मैं यहाँ से 4 क्वेश्चन कराया दे रहा हूँ। पहला इसमें क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रमुख जो चरण है आपको बताना है। ठीक है, वैज्ञानिक अनुसंधान क्या होता है। उसके बाद है सामाजिक अनुसंधान में वस्तु निष्ठता प्राप्ति की प्रमुख समस्याएं क्या है, उसकी व्याख्या करेंगे। फिर है व्यक्तिगत अध्ययन विधि। ठीक है, जिसको हम केस स्टडी मेथड कहते हैं बच्चों। तो केस स्टडी मेथड क्या है, व्यक्तिगत अध्ययन विधि क्या है, इसको हम समझेंगे, इसकी विशेषता क्या है। तो सबसे पहले वैज्ञानिक अनुसंधान क्या, इसको समझ लीजिए। तो नई जानकारी खोजने और मौजूदा जो जानकारी है को बेहतर ढंग से समझने के लिए डेटा एकत्र करने, विश्लेषण करने और उसकी व्याख्या करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। इसी को हम वैज्ञानिक अनुसंधान कहते हैं, जिसमें परिकल्पना बनाना, प्रयोग करना, निष्कर्ष निकालना इसमें शामिल है, ताकि प्रकृति और दुनिया के बारे में वैज्ञानिक समझ विकसित हो सके, व्यवहारिक समर्थन मिल सके। यह प्रक्रिया जो नैतिकता, प्रमाण पर आधारित होती है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से इसके विभिन्न जो चरण है वैज्ञानिक अनुसंधान के, इसको भी समझ लीजिए। तो पहला जो है विषय का चयन और अवलोकन करना। तो सबसे पहले किसी समस्या, विषय की पहचान की जाती है और उससे संबंधित जो प्रारंभिक जो जानकारी है उसको जुटाई जाती है। उसके बाद है दूसरा जो चरण है शोध प्रश्न। तो अवलोकन के आधार पर एक स्पष्ट जो है प्रश्न तैयार किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है परिकल्पना का निर्माण। तो शोध प्रश्न का एक संभावित और अनुमानित जो उत्तर तैयार किया जाता है, जिसका परीक्षण जो किया जा सके। उसके बाद है प्रयोग की रूपरेखा। तो परिकल्पना की जांच के लिए एक योजना बनाई जाती है, जिसमें आवश्यक सामग्री, विधि, चरों का जो इसमें जो है निर्धारण किया जाता है। उसके बाद अगला जो चरण है डेटा संग्रह। तो वैज्ञानिक जो विधि है इसमें जो है प्रयोग, सर्वेक्षण के माध्यम से जानकारी, आंकड़े जो एकत्र किए जाते हैं। उसके बाद है डेटा विश्लेषण। तो एकत्र किए गए जो आंकड़े होते हैं, जो सांख्यिकीय होती है, इसका विश्लेषण किया जाता है ताकि हम किसी निष्कर्ष तक जो है पहुँच सके। उसके बाद हम निष्कर्ष आता है। विश्लेषण के आधार पर यह तय किया जाता है कि परिकल्पना सही साबित हुई या फिर गलत साबित हुई। तो ये थे भैया इसके विभिन्न चरण। अब यहाँ से बच्चों केस स्टडी क्या है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, जिसको हम व्यक्तिगत जो है अध्ययन कहते हैं। एक ये जो है गहन शोध विधि है, जिसमें किसी एक व्यक्ति या कोई समूह हो सकता है या फिर कोई संस्था या फिर कोई घटना का विस्तृत और सूक्ष्म अध्ययन जब किया जाता है, ताकि उसके सभी पहलू, कारणों को जो है समझा जा सके। मतलब जो है कैसे, जैसे कि कोई जो घटना हो गई, कोई मर्डर हो गया, तो उसके बारे में जब हम गहन विधि से अध्ययन करते हैं कि कैसे इसका मर्डर हुआ है, किसने किया होगा, तो इस तरह से जब इसका हम गहन तरीके से अध्ययन करते हैं विस्तृत रूप से, तो इसी को भैया हम व्यक्तिगत अध्ययन कहते हैं, केस स्टडी कहते हैं। और यह जो है अक्सर अकादमिक, जैसे कि किसी विषय का गहरा ज्ञान या व्यक्तिगत विकास, जैसे कि अपनी कामियों पर जो है काम करना, इसके संदर्भ में जो है उपयोग होता है, जिससे गहरी समझ, अनुकूलन जो है संभव होता है। अब यहाँ से इसकी विशेषता क्या है बच्चों, तो यह जो है गहन अन्वेषण। तो इसमें जो है किसी एक व्यक्ति या फिर कोई एक समूह हो सकता है, फिर कोई संस्था होती है, ठीक है, तक जो है यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि इस बहुत जो है गहराई और बारीकी से इसमें जो है अध्ययन किया जाता है, जिससे जो है उसकी सभी जटिलताओं को जो है समझा जा सकता है। उसके बाद है गुणात्मक जो है प्राकृत। तो यह विधि जो है मुख्यतः क्यों हुई, कैसे हुई जैसे प्रश्नों का उत्तर देती है, जो मात्रात्मक नहीं बल्कि गुणात्मक जानकारी जो है प्रदान करती है। उसके बाद है समग्रता। तो अध्ययन की इकाई
चाहे वह एक व्यक्ति हो या फिर एक समुदाय हो, इसके जीवन व्यवहार संदर्भ का संपूर्ण एकीकृत जो दृष्टिकोणीय प्रस्तुत इसमें जो किया जाता है। उसके बाद है संदर्भ विशिष्ट, तो यह जो किसी समसामयिक घटना का उसके वास्तविक जीवन के संदर्भ में अनुभविक विश्लेषण करती है, जिससे जो है ठोस प्रासंगिक जो है ज्ञान मिलता है हमको। उसके बाद इसकी अगली विशेषता है लचीलापन और जो है बहुविधता। तो इसमें जो है एक से अधिक डेटा स्रोतों विधियों जैसे कि साक्षात्कार विधि, अवलोकन विधि, दस्तावेज विश्लेषण, इसका उपयोग करके व्यापक जानकारी जो एकत्र की जाती है। उसके बाद है निर्मित ज्ञान, तो यह जो है रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देती है और जटिल जो है शिक्षण को बढ़ावा देती है, जिससे छात्रों को सार्थक और प्रयोग करने योग्य ज्ञान मिलता है। अब इसमें लास्ट में बच्चों जो क्वेश्चन है इसका आपको समांतर आपको माध्य आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है और इसमें जो आवर्ती दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे बच्चों, तो समांतर माध्य इसका आप कैसे ज्ञात करोगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा जरूर 100%। तो उसको समझ लो। सबसे पहले अब इसके बीच में जो है जो कि वर्गांतर दे तो वर्ग अंतराल आपको निकाल लेना है, इसके बीच में अंतर आपको निकाल लेना है। तो अंतर कैसे निकलेगा भैया, एक्स का मान कैसे निकलेगा, जैसे कि पहला दिया हुआ था जो 0 से लेकर 10 तक, तो इन दोनों को जोड़ देंगे और 2 से जो कि भाग दे देंगे तो 5 आ जाएगा। 5 उसी प्रकार हम दोनों सभी को जोड़ देंगे तो इस तरह से आपका हो जाएगा। ठीक है, सारी संख्याओं को हम इस तरह से कर लेंगे तो इस तरह से कुछ आपका बनेगा। ठीक है, यहाँ से जो कि यहाँ से इसका हमने जो है एक्स का मान निकाल लिया है। इसमें जो है जो कि क्लास इंटरवल दिया हुआ था और एफ का आपका मान दिया हुआ था। एक्स का मैंने जो है मान निकाल लिया, वर्ग अंतराल जो कि होता है, और बाद में हम इन दोनों का गुणा कर दिया है, इधर की संख्या मैंने निकाल लिया है इनको। फिर जो है इन सभी जो कि एफ का मान आपको जोड़ लेना है और जो है एफ एक्स जो कि इनके दोनों के गुणे के मान जोड़ लेना है। फिर आपको क्या करना है, इन दोनों को जो कि आपका सूत्र होता है समांतर माध्य का कि सिग्मा एफ जो है गुणे एक्स, इसका मान रखना है। नीचे जो है सिग्मा एफ एक्स होता है, तो इसमें जो है मान रख देना है। फिर आपको भाग दे देना, जो संख्या आएगी वही इसका जो है समांतर माध्य आपका कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों जो कि दिया हुआ है कि सारणीकरण क्या होता है, जिसको हम सारणीकरण कहते हैं, इसको हम सारणीकरण भी कहते हैं बच्चों। ये क्या होता है इसको समझ लीजिए। तो यह जो है आंकड़ों को पंक्तियों में, स्तंभों में व्यवस्थित करके प्रस्तुत करने की एक विधि है, ताकि उन्हें आसानी से समझा जा सके, उसकी तुलना की जा सके, उसका विश्लेषण किया जा सके। यह जो है जटिल जानकारी को सरल, संक्षिप्त, सुव्यवस्थित रूप में दिखाती है, जिसका उपयोग सांख्यिकी, व्यवसाय, अनुसंधान में होता है। जैसे कि छात्रों के अंकों को विषय और जो है लिंक के आधार पर सारणीबद्ध जो है करना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ले मान लीजिए कि हमें जो है एक कक्षा के छात्रों के अंकों का जो है विषय और जो है लिंक के आधार पर सारणीबद्ध करना है। जैसे कि इसमें बात करें कि कक्षा 1 में जो है गणित जो है कितने लड़के पढ़ रहे हैं, कहोगे 15, और जो लड़कियों की संख्या कितनी है भैया, तो कहोगे जो 10 लड़कियां पढ़ रही हैं, तो कुल संख्या कितनी है, 25 लोग पढ़ रहे हैं टोटल मिलाकर। तो इस तरह से हम किसी चीज को हम सारणी के रूप में व्यक्त जब करें तो इसी को हम सारणीकरण कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से क्लासिफिकेशन क्या है भैया, वर्गीकरण क्या है, इसको भी समझ लीजिए। तो ये जो है सामाजिक तत्वों, घटनाओं, व्यवहारों और लोगों को उनकी जो है समान विशेषताओं, गुणों या संबंधों के आधार पर समूहों या श्रेणियों में व्यवस्थित करना, ताकि जटिल सामाजिक दुनिया को हम समझा और उसका अध्ययन किया जा सके। इसी को हम भैया हम वर्गीकरण हम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगला जो क्वेश्चन है कि अनुसूची और प्रश्नावली, इसके बीच में बच्चों अंतर क्या है, इसको भी समझ लीजिए। इसके बीच में यहाँ से हम अंतर लेके आए हुए हैं। जैसे कि अध्ययन क्षेत्र का अध्ययन जो है, इसमें जो इसका अंतर है क्षेत्र का, तो अनुसूची का प्रयोग जो है छोटे एवं सीमित क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर किया जाता है, जबकि प्रश्नावली क्या है, प्रश्नावली का प्रयोग विज्ञान एवं विस्तृत क्षेत्र के लिए किया जाता है। इसका जो है प्रश्नावली का प्रयोग हम विस्तृत क्षेत्र के लिए करते हैं। उसके बाद है यदि हम प्रयोग विधि की बात करें तो अनुसूची का प्रयोग अनुसंधानकर्ता साक्षात्कार के पास करता है, और वह जो है सूचनादाता से स्वयं प्रश्न पूछता है। ठीक है, और इसमें क्या है, जबकि प्रश्नावली में जो है सूचनादाता के पास डाक द्वारा भेजा जाता है और वे पुनः डाक द्वारा ही जो है लौटाया जाता है। अगला भी अंतर है सूचना प्राप्ति का।
तो इसके जो है प्रश्नों का उत्तर अनुसंधानकर्ता सूचनादाता से पूछकर भरता है, जबकि प्रश्नावली में क्या है, इसमें जो है प्रश्नों का उत्तर सूचनादाता स्वयं देता है और डाक के द्वारा भेजता है। अगला इसमें अंतर है सूचनादाता से संपर्क। ठीक है, सूचनादाता से संपर्क। तो जो अनुसूची होती है बच्चों, इसको भरने के लिए अनुसंधानकर्ता को सूचनादाता से प्रत्यक्ष संपर्क करना पड़ता है, लेकिन प्रश्नावली क्या है, इसको भरने के लिए प्रत्यक्ष संपर्क की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये डाक द्वारा जो है भेजी जाती है। उसके बाद है अध्ययन की गहनता। तो इसमें जो अनुसूची होती है, इसमें प्राप्त सूचनाएं गहन, विश्वसनीय और विस्तृत होती हैं, जबकि प्रश्नावली में जो इसमें सूचनाओं के आधार पर सतही और मोटी मोटी बातें ही जो है ज्ञात की जाती हैं। उसके बाद है जो अनुसूची है, इसमें प्रश्नों की रचना अनुसंधानकर्ता के स्तर पर जो है की जाती है, जबकि इसमें क्या है, प्रश्नावली में क्या है, इसमें प्रश्नों की रचना जो है सूचनादाता के स्तर पर की जाती है। उसके बाद अगला इसमें अंतर है जो कि निदर्शन का है। तो इसमें जो है अनुसूची, इसके द्वारा अध्ययन करने के लिए चुना गया निदर्शन अधिक जो है प्रतिनिधित्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसमें जो शिक्षित अशिक्षित सभी प्रकार के सूचनादाता हो सकते हैं। लेकिन प्रश्नावली में क्या है, इसमें केवल शिक्षित जो है उत्तरदाताओं का ही चयन किया जाता है, अतः वे समग्र का रूप प्रतिनिधित्व जो है नहीं करते हैं। उसके बाद है समय, श्रम और जो है धन। तो जो अनुसूची होती है बच्चों, इसमें अधिक जो है धन, समय व जो है कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है, लेकिन जो है प्रश्नावली है, इसमें जो है धन, समय, कार्यकर्ताओं की अपेक्षाकृत इसमें कम आवश्यकता होती है। उसके बाद अगला जो इसमें अंतर है व्याख्यात्मक टिप्पणी है। जो अनुसूची होती है, इसमें जो है अनुसंधानकर्ता उपस्थित होता है, जबकि जो प्रश्नावली है, इसमें जो है उपस्थित नहीं होता है। उसके बाद है शिक्षा का आधार। तो जो अनुसूची होती है, इसका प्रयोग शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्रकार के सूचनादाताओं के लिए किया जाता है, लेकिन जो प्रश्नावली होती है बच्चों, इसमें केवल शिक्षित लोगों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला भी अंतर है पक्षपात का। तो जो अनुसूची होती है, इसमें अनुसंधानकर्ता सूचना लिखने में अपनी राय एवं पक्ष का प्रभाव डाल सकता है और सूचनादाता के विचारों को भी यह प्रभावित कर सकता है। लेकिन प्रश्नावली क्या है, इसमें सूचनादाता जो है स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करता है और यह जो है पक्षपात की संभावना नहीं इसमें रहती है। अगला इसमें अंतर है अवलोकन का। तो जो अनुसूची है, इसमें जो है प्रयोग के दौरान अवलोकन भी किया जा सकता है, लेकिन प्रश्नावली में इसमें अवलोकन का अवसर नहीं मिलता है। लास्ट भी अंतर है, अनुसूची के द्वारा प्राप्त उत्तर की संभावना 100% होती है। देखो अनुसूची जो होती है, इसमें जो प्राप्त जो उत्तर होता है, इसकी संभावना 100% होती है, लेकिन प्रश्नावली में क्या है, प्रश्नावली में लाख प्रयास करने के बाद मौजूद भी, मतलब जो है लाखों प्रयास करने के बाद भी 50% वे अधिक नहीं हो पाते हैं। इसके उत्तर की संभावना 50% ही रह जाती है, इससे अधिक नहीं हो पाती है। तो ये थे बच्चों इसके बीच में अंतर। इतनी ही आज की हमारी क्लास थी। आशा करता हूँ आपका पेपर बहुत ही अच्छा जो है जाएगा, कल का भी, वो आज का तो अच्छा गया ही है। और पेपर आपका हो जाएगा तो पेपर मुझे जो टेलीग्राम पे भेज देना, जिससे मैं अगले साल जब क्लासें कराऊँ तो हमको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों पास, जिससे सभी विद्यार्थी इस क्लास को अटेंड कर ले, जो कि कल यही पेपर में प्रश्न आपके छपने वाले हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।